नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम पर्यावरण पर बात करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर उस पर्यावरण पर जो बिल्डरों ने इस देश में जो हाल ख़राब किया है उसके ऊपर। अभी मैं आपको बता दूं कि आगरा विश्व प्रसिद्ध ताज नगरी है। ताजमहल की वजह से यहाँ पर लाखों पर्यटक डेली आते हैं और फिर वो यहाँ जो हालात देखते हैं कि बिना किसी नियम कानून के तहत इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं और उनमें कोई सुविधा नहीं होती और सुविधा नहीं होने की वजह से वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। इसी तरह का एक मसला मेरे सामने आया है नालंदा बिल्डर्स का। आज नालंदा बिल्डर्स के निवासी हैं DL यादव, वो मेरे सामने हैं और वो अपनी समस्या लेकर मेरे से बात करना चाह रहे थे। काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे कि मैं आपसे बात करूं और अपनी व्यथा आपके सामने रखूं। केवल उनकी अपनी व्यथा ही नहीं है, अब ये मसला तो बहुत नेशनल स्तर पर छा गया है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, DL यादव बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले में क्या क्या कहा है और वो किस कॉलोनी में निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं, पूरी बात कहेंगे। मैं उनसे अब सवाल करूँगा। DL यादव, आप कहाँ रहते हैं? मैं नालंदा टाउन कॉलोनी 277A का निवासी हूँ। जी, बताइए आपकी क्या समस्या है भैया? हमारी कॉलोनी आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कॉलोनी है, जी, जिसे आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रूव किया गया। उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट एंड यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के प्रावधानों के तहत विकसित कॉलोनी में आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी बिल्डर की और उन कार्यों को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी आगरा विकास प्राधिकरण की होती है। किंतु दुर्भाग्य ये है कि न केवल आगरा विकास प्राधिकरण बल्कि मैं समझता हूं आगरा की किसी भी कॉलोनी में बिल्डर्स द्वारा कोई भी आंतरिक विकास कार्य, मैक्सिमम आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं किए जा रहे हैं, जबकि आंतरिक विकास कार्य का पूरा पैसा बायर से वसूला जाता है। उसमें से कुछ पैसा आगरा विकास प्राधिकरण में आंतरिक विकास कार्यों के मद में जमा किया जाता है, लेकिन ये आंतरिक विकास कार्य बिल्डर्स द्वारा पूरे नहीं किए जाते हैं। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि ना तो हम किसी पर कोई आरोप लगा रहे हैं, हम वही बात करेंगे जो कानून के दायरे में आती है। ना ही हम किसी पर यह आरोप लगाएंगे कि कोई पैसा खाता है इस मामले में या कोई अलग से कोई बात होता है। केवल हम जो न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है उस पर ही हम DL यादव से कहेंगे कि केवल अपना फोकस कानून के जो दायरे में रह करके ही अपने शब्दों को हमारे सामने यूज करेंगे। हाँ, DL यादव, इस मामले में कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है ये बताइए। मेरे द्वारा 2012 में जब मैंने नालंदा टाउन कॉलोनी में पोजीशन लिया था, उसके बाद RTI के माध्यम से मैंने आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिल्डर के बीच जो एग्रीमेंट की कॉपी थी प्लस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो कॉपी थी उसको निकलवाया। उसके बाद मुझे पता चला कि बिल्डर को कौन कौन से आंतरिक विकास कार्य कॉलोनी में पूर्ण करने होते हैं। ये एग्रीमेंट की प्रतिलिपि लगभग सारी कॉलोनी, सारे बिल्डर्स और सारे प्राधिकरण के बीच एक सी ही होती है। मतलब ये है कि आपने जो कानून, जो मैं समझता हूँ कि जो विधियाँ होती हैं बिल्डर और ADA के बीच की, उसकी किताब पढ़ी और आप जागरूक हो गए। करेक्ट। अब मैं आपसे केवल ये बात कहूँगा कि चूँकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं को खींच सकता, आप नटशेल में ये सारी चीज़ें तत्काल लेके आइए, पूरी कहानी। हाँ, जब आपको पता चल गया उसके बाद एग्रीमेंट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि बिल्डर द्वारा आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए, जिनमें से बहुत से विकास कार्य सीधे पर्यावरण संरक्षण के उल्लंघन से संबंधित हैं, जैसे STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर पावर, फायर हाइड्रेंट्स। ये ऐसे कार्य हैं जो सीधे पर्यावरण से संबंधित हैं, जिन्हें बिल्डर्स द्वारा लगभग किसी भी कॉलोनी में पूरा नहीं किया जा रहा है। ये क्या आप
के और बिल्डर के बीच, जो बायर और बिल्डर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें थी सारी चीजें? ये बायर और बिल्डर के बीच नहीं, ये आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिल्डर्स के बीच एक एग्रीमेंट होता है जो प्रोजेक्ट अप्रूवल के समय में साइन किया जाता है, तभी नक्शा पास किया जाता है। उसके बाद ही नक्शा पास किया जाता है। एंड दिस इज लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड इसकी जितनी भी शर्तें होती हैं वो सारी मैंडेटरी होती हैं। जी, तो मैं ये बात समझा, जो डीएल यादव प्रश्न उठा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ डीएल यादव का प्रश्न नहीं है, ये पूरी भारतवर्ष की किसी भी कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति की ये व्यथा है, और उसको इस मेरे वीडियो के माध्यम से ये जागरूकता अपने अंदर लानी चाहिए। जी, आगे बढ़िए आप। जी, इन आंतरिक विकास कार्य जो आपने बिल्डर से बार बार कहा होगा कि ये सब, इन कार्यों को पूरा करने के लिए मैंने बिल्डर्स के साथ रिपीटेड मीटिंग्स की और बिल्डर से अनुरोध किया कि चूंकि आपने आंतरिक विकास कार्य का पैसा हम सभी लोगों से वसूला है, अतः आप हमारे आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करें। बट उन्होंने इन सब चीज़ों को एग्री नहीं किया। अल्टीमेटली मुझे शिकायतें आगरा विकास प्राधिकरण को करनी पड़ी, और मुझे ताज्जुब ये होता है कि सैकड़ों शिकायतें करने के बावजूद भी आगरा विकास प्राधिकरण ने सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करने के अलावा बिल्डर के खिलाफ या आंतरिक विकास कार्य पूर्ण कराने के लिए कोई ईमानदारी से प्रयास नहीं किए। आपने उनको पत्र लिखे कई बार? सैकड़ों पत्र लिखे, सैकड़ों शिकायतें लिखी। इसके बाद आपके पास दस्तावेज इकट्ठे होते गए होंगे? या जी जी, ये तो अच्छा काम हुआ एक तरह से आपके लिए। जी, बोलिए। इन दस्तावेजों के आधार पर अंततोगत्वा जब मुझे कोई समाधान नजर नहीं आया तो मुझे न्यायालय का सहारा लेना पड़ा, और माननीय उच्च न्यायालय में मैंने 2016 में 58986 एक रिट दायर की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को ये निर्देश दिए गए कि उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के क्लॉज 33 के तहत बिल्डर्स की जो लाइबिलिटी है उनको आगरा विकास प्राधिकरण पूरी कराते हुए समस्त आंतरिक विकास कार्य पूरे कराने की जिम्मेदारी पूरी करे। पहली याचिका आपने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में डाली? या उसके बाद उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश देने के बावजूद भी कागजी कार्रवाई ही पूर्ण की गई, कोई कार्य बिल्डर के द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया। कहने का अर्थ है कि याचिका को सीरियस नहीं लिया गया, जो आदेश था नहीं लिया गया। मजबूर होकर मुझे दोबारा से 7787/2020 फिर से याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर करनी पड़ी, जो आज तक लंबित है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हमारी कॉलोनी की जो सबसे गंभीर समस्या थी वो सीवर निस्तारण की थी। जब सीवर निस्तारण की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई तो हमारी कॉलोनी के एक निवासी मिस्टर देवांशु बोस ने माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में एनजीटी में 329/2021 में ओए ओरिजिनल एप्लीकेशन 329 दायर की, जिसमें 1 दिसंबर 2021 को आदेश आया। आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि आप एसटीबी का निर्माण कराएं, किंतु उसमें आंशिक रूप से आदेश निवासियों के हित के अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि उसमें यह बोला गया कि कुछ पैसा कॉलोनी वासियों से वसूला जा सकता है, जबकि एसटीपी इज वन ऑफ द इंटरनल डेवलपमेंट वर्क एंड इसको पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी बिल्डर की होती है। अतः मुझे इस आदेश को संशोधित कराने के लिए खुद रिट में खुद ओए में शामिल होना पड़ा। अच्छा, आपने उसको संशोधन के लिए खुद आप कूद गए मैदान? यस, संशोधन कराने के लिए मुझे फिर खुद जो है एनजीटी में जाना पड़ा, और उसमें मैंने 3 आईए 52, 53 और 54 दायर की, जिनको मेरे सबमिशंस को और मेरे रिकॉर्ड्स को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया, और उसके आधार पर 24 मार्च 2022 को आगरा विकास प्राधिकरण के ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया। पूरा एसटीपी का निर्माण कराने के लिए की जिम्मेदारी आगरा विकास प्राधिकरण को दी गई। साथ ही उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये निर्देश दिए गए कि जो भी इसमें पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। उक्त के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नालंदा बिल्डर्स के ऊपर 2,13,98,438 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया। अच्छा, ठीक। और उसके बाद फिर? उसके बाद
मतलब ये सब चीजें उसने जमा नहीं किया पैसा? इसके बाद भी बिल्डर ने आज तक पैसा जमा नहीं किया है, जिसके लिए बार बार शिकायतें उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को की जा रही हैं। उनके ऊपर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा बिल्डर के खिलाफ आरसी की कार्रवाई चालू कर दी गई है। ठीक ठीक। उसके बाद और भी कोई कार्रवाई हुई है? 24 मार्च 2022 के आदेश के बाद 6 महीने के अंदर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा एसटीपी के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई थी। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मिसलीडिंग एक्शन टेकन रिपोर्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण में सबमिट की गई, जिसका फिर मेरे द्वारा विरोध किया गया और उन्हें मेरे द्वारा आधी अधूरी रिपोर्ट दाखिल की, आधी अधूरी एंड भ्रामक रिपोर्ट दाखिल की गई, जो तथ्यों पर आधारित नहीं थी। उसका विरोध करने के लिए मुझे फिर से 2 आईए 312, 313 और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रस्तुत करने पड़े, जिन पर संज्ञान लेते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा फिर से आगरा विकास प्राधिकरण के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया। अब आप केवल हिंदी में उसका ज्यादा वो ना करें, एनजीटी सीधे सीधे यूज करें सब। ओके राइट लंबा हो जाता है, लोगों की समझ में भी कम। जी अच्छा, उसके बाद फिर क्या आदेश हुआ? 2 करोड़ रुपए का जो जुर्माना एनजीटी द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण के ऊपर लगाया गया था, ये 18 जनवरी 2023 के आदेश के तहत लगाया गया था, जिसको आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी मई 2023 में चुनौती दी गई। जी। उसमें मतलब से 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले, जिसमें देवांशु बोस पहले से ही पार्टी थे, लेकिन प्रॉपर एडजस्टिफिकेशन के लिए, प्रॉपर निर्णय के लिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए मुझे खुद और मेरी कॉलोनी के एक दूसरे साथी मिस्टर महेंद्र कुमार सारस्वत को भी पार्टी बनाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और इस केस में मैं और मिस्टर सारस्वत पार्टी इन पर्सन होकर के खुद अपने केस में आर्गुमेंट कर रहे हैं। मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी निकल कर आ रही है आगरा में, और सर्वोच्च न्यायालय जो कुछ आदेश करने वाला अभी आगे और बताएंगे डीएल यादव। इसलिए मेरे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लें और अंत तक देखें, तो बहुत मज़ा आएगा कि भाई कोर्ट भी क्या मज़े मतलब दिखाता है अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी फिर भी काम नहीं करते हैं। तो इस तरह की कहानी देखिए, अभी आधी अधूरी है, अभी डीएल यादव पूरी कहानी सुनाएंगे। डीएल यादव। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो सिविल अपील एनजीटी के आदेश के खिलाफ की गई थी, उसमें सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि एनजीटी द्वारा 2 करोड़ रुपए का जो जुर्माना आगरा विकास प्राधिकरण के ऊपर अधिरोपित किया गया, उस पर स्टे दे दिया जाए, जिसे पूरी तरह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह शर्त रखी गई कि 2 करोड़ रुपए में से 25 लाख रुपए आपको पहले एडवांस जमा करने पड़ेंगे। वो एक नियम है, राइट, वो एक नियम है। इसके बाद आपको कंडीशनल स्टे दिया जाएगा। दैट इज कंडीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये रखी गई कि 25 लाख रुपए जमा करने के बाद आपको जो स्टे दिया जा रहा है आपके जुर्माने के ऊपर, उसके बावजूद भी आपको एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षर से पालन सुनिश्चित करना होगा कॉलोनी निवासियों के पक्ष में। अगर आपने उन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया तो जुर्माने की बची हुई धनराशि भी आपको जमा करनी पड़ेगी। ये ऑर्डर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जुलाई 2023 को जारी किए। स्टे भी वैकेट हो सकता है, ये भी कहा नहीं? नो। अच्छा, जुर्माना वसूलने की बात हुई। करेक्ट। इसके बाद फिर पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 दिसंबर 2023 को पुनः निर्देश दिए कि एनजीटी के निर्देशों का अक्षर से पालन सुनिश्चित कराया जाए, अदरवाइज अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। अच्छा, बिल्डर ने वो 25 लाख रुपए जमा कर दिया था क्या? बिल्डर के ऊपर 2,13,98,438 रुपए का जुर्माना उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा लगाया गया था, जिसको अभी तक जमा नहीं किया गया, जिसके लिए आरसी इशू की गई है। 25 लाख लेकिन स्टे की बात थी। एडीए के ऊपर जो 24 मार्च 2022 के आदेश के तहत जो पहली बार जुर्माना लगाया गया था, उसे एनजीटी द्वारा जमा करवा लिया गया। बिल्डर के द्वारा?
या एडीए के द्वारा, एडीए के द्वारा। ठीक ठीक। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 25 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी कि आपको कंडीशनल स्टे तब दिया जाएगा जब पहले 2 करोड़ में से 25 लाख रुपए आप जमा कर दीजिए, उसे भी आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा जमा कर दिया गया है। अच्छा। अभी 3 मई को फ्रेश हियरिंग थी जी। इस हियरिंग में मैं और सारस्वत जी इन पर्सन शामिल थे। हाँ। उसमें फिर से सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों का रिव्यू किया एक तरह या और उसमें फिर क्या उसमें उन्होंने ये पाया कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उनके आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, एसटीपी का प्रॉपर तरीके से संचालन नहीं किया जा रहा है, एसटीपी की क्वालिटी एश्योरेंस कंफर्म नहीं किया जा रहा है। इसको ध्यान में देते हुए फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने 10 लाख रुपए का जुर्माना आगरा विकास प्राधिकरण के ऊपर लगा दिया है। अभी 3 मई को, इसी 3 मई के आदेश में। क्या बात है। 3 मई से पहले जी मार्च में जी। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो बिल्डर के ऊपर पहले जुर्माना 2 करोड़ 13,98,438 रुपए का लगाया था, उसके अलावा हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गंभीरता को देखते हुए जी जी। फिर से बिल्डर के ऊपर 10,54,687 रुपए का जुर्माना और लगा दिया, फिर लगा दिया। मतलब से कुछ जमा हुआ अभी तक? आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 50 लाख रुपए जमा कर दिया गया 2 बार में। 10 लाख रुपए का जुर्माना जो अभी 3 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण के ऊपर लगाया गया, उसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि 2 हफ्ते के अंदर आप इस पैसे को जमा करेंगे। अच्छा। संभवतः आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा जमा कर दिया जाएगा, क्योंकि तो गवर्नमेंट एक्सचेकर से जमा होना है, सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था है, सरकारी खजाने से जमा होना है, उसका प्रभाव तो किसी के ऊपर पड़ना नहीं है, किसी की जेब से नहीं जाना। हाँ, तो दैट्स वाई वो तो जमा कर देगा। लेकिन बिल्डर के खिलाफ जो बिल्डर ने न पहले वाला जुर्माना 2 करोड़ 13,98,438 वो भी जमा नहीं किया है, और दोबारा से जो जुर्माना आरोपित हुआ है 10,54,687 रुपए का, उसके लिए नोटिस बिल्डर को फिर से दे दिया गया। अच्छा, उसमें मैंने सुना कोई आरसी की कार्रवाई शुरू हो गई, ये क्या? पहले वाला जो जुर्माना बिल्डर के ऊपर आरोपित किया गया था, उसमें आरसी की कार्रवाई गतिमान है। अच्छा अच्छा। अब देखना ये है कि उसमें क्या होता है। तो डीएल यादव, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बिल्डर की यहाँ इस नालंदा कॉलोनी के अलावा भी कोई कॉलोनी है क्या? हाँ, बिल्डर्स की यहाँ करीब मैं समझता हूँ 10 से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं। अच्छा। या थी, जिनमें से कुछ सेटल्ड हैं और बाकी कुछ बंद पड़ी हुई हैं या कुछ इनकम्प्लीट हैं, जिनके डिस्प्यूट्स वहाँ के निवासियों के साथ अलग से चल रहे हैं। अलग से चल रहे हैं। तो जैसे एक नालंदा क्राउन कॉलोनी है, उसके निवासियों ने एनसीडीआरसी नई दिल्ली में नालंदा बिल्डर्स के खिलाफ केस दायर किया हुआ था, जिसका आदेश उनके फेवर में हो चुका है, और एनसीडीआरसी द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि उनके पूरे पैसे का 9% ब्याज के साथ भुगतान किया जाए। अच्छा, ये भी एक आदेश? ये भी आदेश हो चुका है। तो अभी हम वार्ता कर रहे थे डीएल यादव के साथ, उनकी पर्सनल जो कॉलोनी है उसके ऊपर। अब डीएल यादव जो जागरूक नागरिक हैं, अब मैं डीएल यादव से चाहूँगा कि इस परिप्रेक्ष्य में, जैसे आपने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली है, एनजीटी की शरण ली है, आप बाकी जो इस टाइप की जो परेशानियों से जूझ रहे हैं निवासी लोग, कॉलोनियों में जो निवास करते हैं, उनको क्या सलाह देंगे? थोड़ा सा इस पर आप। एक्चुअली जिस तरीके से मैं या मेरे साथ मिस्टर सारस्वत या और जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं इस अभियान में, मेरा अनुरोध समस्त कॉलोनी वासियों से है कि वो जागरूक हों और संगठित हो करके ये जितने भी बिल्डर्स की अनियमितताएं हैं, इनको चुनौती दें, और अधिकारियों के माध्यम से अधिकारियों के पास चुनौती दी। अधिकारी अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो कोर्ट की शरण लें, तभी कोई समाधान निकल सकता है। अन्यथा अगर जागरूक नहीं होंगे तो ये अनियमितताएं इसी तरीके से लगातार चलती रहेंगी। थैंक यू डीएल यादव, आपने अपनी समस्या को बहुत गंभीरता से और कायदे से मेरे चैनल पर रखा। अब मैं अपने श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को अपने अपने लोगों को दिखाएं बैठ करके कि देखिए एक जागरूक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, और अपनी समस्याओं को इधर से उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जहां पर ये देखते हैं कि ये कार्रवाई कहाँ पूरी हो सकती है, वहाँ ज़रूर जा कर के अपनी बात को कहें। और डीएल यादव भी एक जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने आज
अपनी पूरी कहानी जो मैं सोचता हूँ, कितने साल से चल रहा है आपका मसला? 2012 से लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूं और मैं तब तक ये संघर्ष करता रहूंगा जब तक मेरी कॉलोनी के सारे काम कंप्लीट नहीं हो जाते या दूसरी कॉलोनियों के काम चालू नहीं कर दिए अब जाते। देखिए 2012 से 2024 आ गई, 12 साल से लगातार संघर्षरत हैं और अभी भी कॉलोनी की समस्या जहाँ की तहाँ पड़ी है। लेकिन डीएल यादव के जो कार्यक्रम हैं वो बंद नहीं है और इनकी वजह से विकास प्राधिकरण पूरी तरह से नतमस्तक है कोर्ट के सामने, लेकिन बिल्डर अभी भी पूरा खुला घूम रहा है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर इस पर कोई टिप्पणी करें अपनी। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव और डीएल यादव को एक बार फिर से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आकर के अपनी व्यथा बताई।